अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराब रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। और जनाब बड़ा स्पेशल एपिसोड है क्योंकि जो शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पाकिस्तान के साबिक ओपनिंग बैट्समैन ऑलराउंडर, और उसके साथ साथ अब कश्मीर प्रीमियर लीग जब हो रही है तो उसमें जो मुजफ्फराबाद टाइगर जो लास्ट ईयर की रनर टीम है उनके बड़े स्टार परफॉर्मर हैं। बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी लास्ट ईयर भी और अब भी इस टीम को बड़ा हाई रेट किया जा रहा है। उनके कप्तान पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद हफीज़ साहब इस वक्त हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम हफीज़ साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। वालेकुम अस्सलाम गफ़ार, कैसे हैं आप? ठीक हैं, बहुत शुक्रिया सर। हफीज़ भाई बताइएगा कि कैसी तैयारी चल रही है मुजफ्फराबाद टाइगर्स के हवाले से, चूँकि जिस तरह के टूर्नामेंट है इसमें आप और दीगर जो सीनियर क्रिकेटर्स हैं उनकी वजह से इसकी वैल्यू और बढ़ जाती है कि बहुत सारे नौजवान क्रिकेटर्स को आप जैसे बड़े तजर्बेकार क्रिकेटर्स के साथ खेलने का, कप्तानी में खेलने का मौका मिल रहा है। तो सर कैसी तैयारी है सीज़न 2 की? ये सबसे पहले तो इसके होने के ऊपर मुबारकबाद। ऑर्गेनाइज़र्स ने बहुत ज़्यादा मेहनत की क्योंकि पिछले साल की सक्सेस उनके साथ थी, लेकिन ऑब्वियसली इसको कंटिन्यू करने के लिए बहुत से हर्डल्स थे जो उन्होंने हैंडल किए और फाइनली ये होने जा रही है। और एक अच्छी लीग है, लास्ट ईयर भी इसकी बहुत अच्छी जो है वो क्रिकेट देखने को मिली, लोगों ने इसको पसंद किया। मुजफ्फराबाद टाइगर ऑब्वियसली एज ए टीम हम लोगों ने पिछले साल बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, एक बड़ी सिटी के नाम के साथ ये मुंसलिक है, तो हमारे पे और भी ज़िम्मेदारियाँ थी कि हम लोग इसको अच्छा परफॉर्म करें। तो बड़े मेरिट के ऊपर हमने टीम पिछले साल भी सिलेक्ट की, इस साल भी यही हमारा मोटो है कि हम लोगों ने कश्मीरी लड़कों को ज़्यादा से ज़्यादा खिलाना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी उनको देनी है। और वो नज़र आई पिछले साल भी और इस साल भी। मेरा ज़ाती तौर पर इसके साथ जो एक्सपीरियंस था लास्ट ईयर वो बहुत शानदार था एज ए प्लेयर, और मुझे लगता है कि इस साल और ज़्यादा बेहतर होगी। सो लुकिंग फॉरवर्ड कि हम लोग इसको एंजॉय करें और एंटरटेन करें जो तमाम क्रिकेट फैंस हैं अराउंड द वर्ल्ड। बिल्कुल ठीक। तो चूँकि कप्तान भी हैं और मुझे पता है कि आपका वैसे भी आपको जो है वो बड़ा जीनियस कहा जाता है, खासतौर पर ड्राफ्ट के मामले में इनपुट वगैरह जो लेनी होती है। तो हफीज़ भाई ये कितना इंटरेस्टिंग होता है, जैसे PSL का ड्राफ्ट और अब KPL का ड्राफ्ट, आपको बड़ी सोच समझ के जो है ना वो पिक्स करनी होती हैं, कैटेगरीज हैं, और फिर यहाँ एक रॉ टैलेंट बहुत ज़्यादा है जिसमें आपने जिक्र भी किया कश्मीर का। सो क्या सर तरजीहात रही और जो स्क्वाड बना, कुछ स्क्वाड के बारे में बताइएगा, और फिर जो आपका कॉम्बिनेशन है उससे आप यकीनी तौर पर बड़े खुश होंगे। जी, हमारी कोशिश थी पहले तो इस मरतबा रिटेंशन के हवाले से काफ़ी मुश्किलात आई, बिकॉज़ हम चाहते थे कि जैसे किसी भी लीग में होता है कि आप अपने 8 जो प्लेयर हैं उनको रिटेन करते हैं फॉर द नेक्स्ट सीज़न। इस मरतबा जो रिटेंशन आई उसमें सिर्फ 5 प्लेयर्स की आई, और बड़ा मुश्किल होता है आपके अपने कोर जो पिछले साल आपके साथ लॉयल रहे, जिन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज दी, आप उनमें से किसी एक को इधर उधर करें। तो लेकिन हमें करना पड़ा, 5 प्लेयर्स को रिटेन किया और फिर वो ट्राइड के हमारे पास जो भी बेस्ट अवेलेबल जो हमारे साथ खेल चुके हुए थे, हमने प्रायोरिटी ये रखी सिलेक्शन में कि वो हमारे प्लेयर जिन्होंने पिछले साल भी हमारे साथ खेला हम उनको लें अकॉर्डिंग टू द कॉम्बिनेशन ऑफ द टीम। लेकिन मुश्किल था, हमने कई प्लेयर छोड़े, वो दूसरों के पास चले गए। फिर हमने जो एक टीम सेटअप किया वो ऑब्वियसली T20 फॉर्मेट को देखते हुए जो बेस्ट प्लेयर हमें लगा कि हमारी टीम के अंदर फिलिंग द जो ब्लैंक्स है उसको फिल कर सकते हैं, क्वालिटी अच्छी हो। एक ऑब्वियसली नए टैलेंट को भी आपने इंट्रोड्यूस करवाना है जिसमें इमर्जिंग की कैटेगरी है, जिसमें कश्मीरी प्लेयर्स के हवाले से जो पिक्स हैं वो बड़ी रॉ आती हैं, लेकिन आपने मेक श्योर करना है कि आपको आपके क्राइटेरिया पे वो हिट करें, आप उनको मैक्सिमम चांसेस दें, और जब वो खेलें तो वो उनका खेल सब लोगों को नज़र आए। वहाँ पे वो प्लेयर जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश हैं, जिन्होंने ज़िंदगी में कहीं ना कहीं को अच्छी क्रिकेट खेली हुई है, उनकी परफॉर्मेंसेस तो देखी जाएंगी, लेकिन हमारी टीम ऑनर का जो माइंडसेट है वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा कश्मीरी प्लेयर्स को प्रमोट किया जाए। जैसे कि इस साल देखें हमारी सिलेक्शन के अंदर हमने 5 की बजाय 6 जो हैं वो कश्मीरी को पिक किया। इसी तरह हम पहली फ्रेंचाइज हैं जो ओवरसीज़ कश्मीरी कोच इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं इस लीग के अंदर। अभी तक जितने भी कोचिंग स्टाफ है वो या पाकिस्तान से है या सराउंडिंग एरिया से, हमने जहाँ से भी जो कोचिंग स्टाफ मिला टीम ने वो अपने साथ इंगेज किया, लेकिन हम ओवरसीज़ कश्मीरी को ये चांस दे रहे हैं कि वो पाकिस्तान में आएँ और अपने इलाके के साथ मुंसलिक हो के अपने प्लेयरों के साथ मिल के उनका जो है वो हेल्प आउट कर सकें। तो हमारा मकसद यही था, हमने पिक्स भी अच्छी ली, और एज ए टीम वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि एज ए थिंक टैंक कि हमें जो चाहिए था वो हमें मिला। सो लुकिंग फॉरवर्ड कि हम लोग इस साल भी अच्छी क्रिकेट खेलें, लोगों के दिल जीतें, और अच्छी क्रिकेट खेल के वो जो लास्ट ईयर की एक छोटा सा एक लाइन हम क्रॉस नहीं कर सके, फाइनल हारे, हम फाइनल तक पहुँचे और इंशाल्लाह इसको जीते। मोहम्मद हफीज़ भाई आपके साथ इस बार हेड कोच होंगे मिसबाउल हक,
और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा क्रिकेट भी साथ खेली, बड़ा अच्छा आप लोग का एक रिलेशनशिप रहा है, एक बहुत ज़्यादा आप लोग का तजर्बा साथ रहा है, तो उनके यकीन तौर पर कोच बनने से इस टीम को बहुत फ़ायदा होगा, बल्कि इस लीग के लिए भी, इस लीग की भी बड़ी मांग बढ़ी है, क्योंकि मिसबाहुल हक एक बड़ा नाम है, आप लोग तो मुंसलिक थे ही। तो सर उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? गो के ड्रा से थोड़े दिन पहले ही आए थे, तो आप उनको बता रहे थे हफीज़ भाई, मजाक के तौर पर वैसे मैं पूछ रहा हूँ, या वो आपको बता रहे थे, कैसा ये मामला रहा, चूँकि इतना जल्दी से आसान नहीं होता इतना ज़्यादा? देखिए, मिसबा के साथ बहुत पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, पाकिस्तान के लिए बहुत शानदार कामयाबी उन्होंने हासिल की, और एज ए कोच भी बहुत शानदार उन्होंने अपना काम किया पाकिस्तान के लिए। यहाँ पे अनफॉर्चुनेट है, एक्नॉलेजमेंट जाने के बाद की जाती है, लेकिन मुझे लगता है कि मिसबा ने बहुत अच्छा पाकिस्तान के लिए भी काम किया एज ए कोच। जब हमारे पास ये नाम आया तो फर्स्ट चॉइस फिर मिसबा इसलिए बने कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, और हम भी, हमारी फ्रेंचाइज की ये सोच भी थी कि हम किसी ऐसे बड़े नाम को अपने साथ इंगेज करें जो एज ए कोच भी हमारे लिए अच्छा काम करें, और एक ऑब्वियसली उसका नाम इंस्पायर कर सके हमारे कश्मीरी प्लेयर्स को और पाकिस्तानी प्लेयर्स के जो रॉ टैलेंट हम लेते हैं। तो सब चीज़ों को सोच के जब मिसबा का नाम सामने आया तो ऑब्वियसली टीम ऑनर्स ने भी इसको टिक किया, और मेरी तरफ से भी इसलिए हुआ क्योंकि मैं जानता हूँ कि मिसबा एक ऑनेस्ट आदमी है, बहुत शानदार क्रिकेट खेल चुके हुए हैं, और एज ए कोच उन्होंने बहुत शानदार अपना जो स्टार्ट किया। तो ये ऑप्शन जब हमने ली तो ऑब्वियसली टाइम तो 2-3 दिन थे, लेकिन मिसबा ने अपने आप को फुली अवेलेबल किया। लास्ट ईयर का जो हम लोगों ने जो भी एक्सपीरियंस था वो शेयर किया, फिर 2 दिन हमने एक दूसरे के साथ आइडियाज़ शेयर किए, और एक दूसरे के आइडियाज़ के ऊपर हम लोगों ने काउंटर अटैक भी करते रहे। लाजमी नहीं कि हर चीज़ मेरी सब मान ली जाए, लाजमी नहीं कि मिसबा की सारी मानी गई, लेकिन हुआ ये कि हमारा एक बड़ा प्रोफेशनल जोन है जिसमें हम एक दूसरे को कन्विंस करते हैं। हम जो बात भी हमें लगता है कि टीम के लिए हो सकती है, ऑन मेरिट रह के हमने 20 के 20 जो हमने सिलेक्शन की है, हमारे जो प्लेयर्स हैं वो टोटल ऑन मेरिट है। इसमें मैं मुबारकबाद दूंगा तमाम टीम को, और स्पेशली मैं शुक्रिया अदा करूंगा अपने टीम ओनर अरशद तनौली साहब का कि उन्होंने किसी एक जगह पे भी कोई इन्फ्लुएंस उन्होंने नहीं दिखाया कि मैं मेरे किसी भतीजे भांजे या किसी यार दोस्त के किसी बेटे को आप जो है oblige करें। नो, उन्होंने कहा टोटल ऑन मेरिट टीम सेलेक्ट होनी चाहिए जैसे पिछले साल हुई थी। तो मुझे लगता है कि ये भी एक हमारे लिए बड़ा प्लस पॉइंट था, पिछले साल भी इस साल भी। और मिसबा को भी ये चीज़ बहुत पसंद आई कि उनकी तरफ से या टीम ऑनर की तरफ से इसमें कोई रुकावट नहीं थी, और जो भी मिसबा को, मुझे और हमारे एनालिस्ट को, हम 3 बंदों को प्लस हमारे साथ सईद अजमल थे, हम 4 बंदों को जो लगा बेस्ट अवेलेबल फॉर द कॉम्बिनेशन हमने वो पिक किया। ठीक है, पुराने एक ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से वापस आकर जो मजीद लीग के हवाले से बातें हैं वो करेंगे हम मोहम्मद हफीज़ साहब के साथ। हमारे साथ रहिएगा। पुराना रिप्ले में खुशामदीद। पहले पार्ट में हमने क्रिकेट की बात की, बहुत कम ऐसा होता है हफीज़ भाई, मेरी कोशिश होगी जो हमने इस पार्ट में बात करनी है थोड़ा सा हम क्रिकेट के अलावा कुछ फ्रैंक बातें भी कर लिया करें। मुझे लगता है बड़ी सीरियस ही बातें कर लेते हैं कभी कभी स्पोर्ट्स शोज़ के अंदर। तो ये बताएं सर, ऑब्वियसली आपकी मुजफ्फराबाद टाइगर के साथ एसोसिएशन है, बड़ा आपने भी टाइम सर्व किया, लेकिन मैं चाहता हूँ सर हम कुछ हल्की फुल्की बात करें। रिटायरमेंट के बाद फैमिली तो बड़ी है, आपकी खुश होगी हफीज़ भाई कि थोड़ा टाइम मिलने शुरू हो गया है। तो ये पाकिस्तान की रिटायरमेंट के बाद हफीज़ भाई कैसा वक्त गुजर रहा है? माशाल्लाह फिट तो आप अभी भी हैं, और लग रहा है कि अभी भी आप पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट हो सकते हैं। नहीं, देखें, रिटायरमेंट मैंने बड़े खुशी से, सेटिस्फेक्शन से मैंने ली, और ऑब्वियसली उसको मिस करना हमेशा सारी ज़िंदगी में रहेगा। पाकिस्तान की जर्सी पहन के जब आप खेलते हैं तो वो जो प्राइड और जो ऑनर फील आप करते हैं वो किसी और जगह पे नहीं कर सकते। लेकिन एज ए प्रोफेशनल आप कहीं पे भी खेलें, इंटरनेशनल लीग्स अराउंड द वर्ल्ड, तो आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान को, तो उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने अपने लिए हमेशा से अपने एक स्टैंडर्ड सेट किए हैं कि मैं उनको मीट करूँगा तो मैं खेलूँगा, अदरवाइज़ मैं नहीं खेलूँगा। तो मैं अपनी फ़िटनेस को लेके, अपनी फॉर्म को लेके उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ, लेकिन ज़रूर पिछले 4-5 माह में मुझे इनफ टाइम मिला जिसमें मैंने फैमिली को टाइम दिया, उनकी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कर रहा हूँ। जो वो कहते हैं सुबह से लेकर शाम तक मोस्टली उन्हीं के हवाले से ज़िंदगी चलती है। बच्चे हैं, उनके लिए जो भी उनको लगता है कि उनकी इंजॉयमेंट फैक्टर मैंने उनके साथ रह के करनी है वो करता हूँ। और फिर थोड़ा बहुत अपने आप को टाइम देने के लिए मैं अपनी जिम सेशंस, अपने ट्रेनिंग सेशंस वो हिट करता हूँ, और थोड़ा बहुत गोल्फ खेलता हूँ। तो इस तरह अपने आप को भी थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है, और बच्चों के साथ भी इनफ गुड टाइम गुजर रहा है। तो आई एम वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड आफ्टर माई रिटायरमेंट के मेरे पास अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी और सेहत दी कि मैं अपने बच्चों के साथ अच्छा टाइम गुजार सकूँ। बिल्कुल सर, और जितनी आपकी नॉलेज है और जितना आप एक
मुझे पता है हर प्रोसेस के बारे में जितनी संजीदगी सोचते हैं, तो मैं तो सोचा था हफीज़ भाई फौरी तौर पे कोई आपकी एंट्री हो जाएगी कमेंट्री में, एक्सपर्ट पैनल में, तो ये वाला पोर्शन क्या ज़हन में है आपके कि इसमें आना है? क्योंकि मुझे लगता है सर कि आप बहुत अच्छा टीवी मटेरियल हैं जो बात आप कर सकते हैं। देखिए मटेरियल का मुझे नहीं पता, लेकिन कंटेंट वाइज जिंदगी का हमेशा से ये अपने लिए एक मैंने ये असूल रखा हुआ है कि मैं कोई भी काम उतनी देर तक करने के लिए नहीं अपने आप को अवेलेबल करता जब तक कि मैं ना समझूं खुद कि मैं उसमें वैल्यू ऐड कर सकता हूं। अगर कोई भी फील्ड आए ज़िंदगी के अंदर, मैं पहले सोचूंगा, काम करके देखूंगा, पहले उसके लिए तैयारी करूंगा, फिर मैं उसको करने के बारे में सोचूंगा। मैं स्ट्रेट अवे जंप इन नहीं करता किसी भी चीज़ में। सो आई एम गिविंग माई सेल्फ इनफ टाइम एज ए ह्यूमन बीइंग कि मैं किसी भी फील्ड में किसी भी जगह पे जाने के लिए पहले मैं उसको देखूं, अब्जॉर्ब करूं। अगर मुझे लगा कि मैं उसमें वैल्यू ऐड कर सकता हूं, अच्छा मेरे नाम की जो प्रोफाइल है उसमें मज़ीद इज़्ज़त मैं कमा सकता हूं अपने मुल्क के लिए, तो फिर मैं ज़रूर करूंगा। क्योंकि मैं सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ जॉब मैं कुछ नहीं करना चाहता, ना मैं करता हूँ। तो मैंने क्रिकेट भी जो खेली वो भी यही सोच के खेली कि मैं प्राइड हासिल करूँ, ऑनर मुझे मिले। और अभी जो इसके बाद भी क्रिकेट के बाद भी जो भी ऑप्शंस आएंगी उसमें मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होगी कि क्या मैं उसमें वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, कुछ चेंज अच्छे वे में लेके आ सकता हूँ। और क्योंकि मैं जॉब नहीं करना चाहता, आई डोंट वांट टू डू एनी जॉब। तो लेट्स सी इन फ्यूचर मुझे जो भी अच्छा लगा, जो भी ऑप्शन मेरे सामने आई, पहले मैं देखूँगा, उसको समझूंगा, उसके बाद सोचूंगा कि मैं वो कर सकता हूँ कि नहीं। इसलिए मैं किसी भी चीज़ में जल्दबाजी नहीं करता। ठीक, हफीज़ भाई यकीन तौर पर चूँकि आप क्रिकेटर, जैसे आपने कहा कि वो पूरी ज़िंदगी का ताल्लुक है और सारा कुछ वो होता है। अभी बहुत ज़बरदस्त सीज़न आ रहा है पाकिस्तान का, चूँकि इंग्लैंड आ रहा है पाकिस्तान, फिर एशिया कप की टीम अनाउंस हो गई है, पाकिस्तान को जाना है। आप क्या समझते हैं, कुछ लग ऐसे रहा है जैसे आपके जाने के बाद और शुएब मलिक भी पाकिस्तान की T20 टीम में नहीं है, तो हमें एक्सपीरियंस की बड़ी कमी है। तो आपको लगता है सर वो जो ट्रांजिशन है वो हो जाएगा या हो सकता है? चूँकि मेरे समेत बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि हमारा टॉप तो बहुत अच्छा है, जहाँ बाबर, रिजवान वगैरह खेलते हैं, लेकिन नीचे सर ज़रा वो आपका ये जो शुएब मलिक का जो एक एक्सपीरियंस था उसका नेमुल बदल मिला नहीं अब तक। ये देखें, पहली बात तो आपको मैं ये बताऊं कि पाकिस्तान टीम में इनफ रिसोर्सेज मौजूद हैं, और ये जो भी लड़के इस वक्त आपको इर्द गिर्द नज़र आ रहे हैं ये पिछले 5-7 साल से या तो खेल रहे हैं पाकिस्तान के लिए या अपनी अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रहे थे। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी वजह से अगर वो ग्रैब नहीं कर पा रहे या अपनी जगह जस्टिफाई नहीं कर पा रहे तो ये उनकी गलती है। लेकिन ये कोई यंगस्टर्स नहीं हैं जिनको अभी अचानक हमारे जाने के बाद इनको मौका मिल रहा है। आप जिस भी प्लेयर की भी बात करें, चॉइस एक आध को लड़का हो सकता है जो 1.5 साल पहले खेला हो, लेकिन उससे पहले जितने भी प्लेयर हैं ये ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुके हैं। पिछले 7-8 साल से, 6 साल से ये टीम के साथ किसी न किसी जगह पे मुंसलिक रहे हैं, या ये डोमेस्टिक लेवल पे थोड़ा खेलने के बाद जब बाहर हुए तो ये अच्छी परफॉर्मेंस दे के इंतज़ार कर रहे थे कि इनको मौका मिले। तो अब मुझे लगता है कि इनके ऊपर मज़ीद ज़िम्मेदारी इनको लेनी पड़ेगी और अपने आप को बताना पड़ेगा कि येस वी वर रेडी और हम लोग डिलीवर कर रहे हैं। सिर्फ सोचने से नहीं होगा। जैसे आपके पास 2-3 बड़े अच्छे स्टेब्लिश प्लेयर हैं, बाबर है, फ़खर है, रिजवान आपके पास सेटल हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद के जो हमारे प्लेयर्स हैं नंबर 4, 5, 6, हमने ये देखना है कि हमारे पास बेस्ट रिसोर्सेज जो मौजूद हैं उनमें बेस्ट कौन है। और अगर ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे तो हम इसके बाहर भी जा सकते हैं, प्लेयर आपके पास मौजूद हैं। मुझे नहीं लगता कभी भी ज़िंदगी के अंदर, हाँ थोड़ा बहुत चेंज आती है, किसी के जाने के बाद एकदम से वो एक्सपेक्टेशन किसी नए प्लेयर से नहीं डालनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि अभी शुएब मलिक अगर मौजूद हैं और उनको ना खिलाना पाकिस्तान के लिए मुझे लगता है कि ठीक नहीं है, क्योंकि अगर वो परफॉर्मर हैं, फिट हैं और वो खेलना चाहते हैं और अगर वो आपके लिए अवेलेबल हैं और आपके पास नंबर 4, 5, 6 के ऊपर अभी तक कोई ऐसा सॉलिड बैट्समैन अगर आपको नहीं मिल रहा तो देयर इज़ नो हार्म कि आप उनको खामखा पसंद ना पसंद या एज फैक्टर को दिमाग में लेकर उनको ना खिलाएं। तो मुझे लगता है ये अभी एशिया कप की टीम अनाउंस हुई और मुझे जो है मलिक नज़र नहीं आए, जो मुझे लगता है कि उनके साथ भी ज़्यादती है, कंसिडरिंग दैट ही वांट्स टू प्ले फॉर द पाकिस्तान। एंड अदर थिंग इज़ कि आपके पास नंबर 4, 5, 6 के अंदर अभी तक कोई स्टेब्लिश बैट्समैन नज़र नहीं आ रहा। तो मुझे लगता है कि ये इसके बारे में सोचना चाहिए, अगर वो वैल्यू ऐड कर सकते हैं, और या अगर आपने सोच लिया है कि उनको नहीं खिलाना तो एक क्लियर मैसेज दे देना चाहिए इन द मीडिया कि जी हम उनके साथ नहीं जाना चाहते, ताकि ये वाला चैप्टर बंद हो जाए। ठीक है। अब देखिए वर्ल्ड कप से पहले हुआ था हफीज़ भाई, आपको भी लास्ट टाइम भी याद है जब वर्ल्ड T20 में आप लोग जा रहे थे तो हमने 4 तब्दीलियाँ की थी और ये तकरीबन हर दफ़ा ही ऐसे होता है। तो ऐसा तो नहीं कि वर्ल्ड कप में हमें फिर अचानक से कमी महसूस हो, हम दोबारा बुला लें, तो ये उनके साथ भी ज़्यादती होगी कि उनको क्रिकेट मिली नहीं, गो के बहुत ज़्यादा उन्होंने क्रिकेट खेली हुई है। दूसरी जानिब शायद ये कभी भी अच्छा नहीं होता कि आप
एकदम से किसी को वर्ल्ड कप में लेकर आए। तो आपको लगता है कि वर्ल्ड कप में शोएब मलिक, आप तो है नहीं इसलिए मैं आपसे ये तो नहीं पूछ सकता क्योंकि आप तो रिटायरमेंट ले चुके हैं, लेकिन आपको लगता है कि एक मिडिल ऑर्डर में एक्सपीरियंस के बगैर हम वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं सर? देखें, अगर अल्लाह ना करे हमने इस मरतबा भी ऐसा कोई हरकत की तो इसका मतलब हम बैक टू ज़ीरो चले जाएंगे। हम कभी ना सीखना चाहते हैं, ना हम सीख पा रहे हैं, ना हम सीखना चाहेंगे। तो अगर ये वाला जोन अभी तक मौजूद है तो मुझे बड़ी तकलीफ़ होगी। मुझे लगता है कि हमें मूव फॉरवर्ड प्लान्स अपने रखने चाहिए और हमारे पास जो भी प्लेयर अगर मलिक या कोई भी प्लेयर आपके प्लान में नहीं है तो उसकी सडन एंट्री ना करवाई जाए, क्योंकि ये उस प्लेयर के साथ भी जाती है और पाकिस्तान टीम के कॉम्बिनेशन के लिए भी जाती है कि आपने जिन प्लेयर्स को पूरा साल खिलाया आप उन्हीं के साथ बड़े इवेंट के अंदर जाते हैं। ये नहीं होता कि आप अचानक 4 बंदे बड़े इवेंट के अंदर डाल दें, उन 4 प्लेयर के ऊपर भी प्रेशर और वो कभी भी सेटल नहीं हो पाते। तो मुझे लगता है कि ये वाला एपिसोड दोबारा ना हो तो बेहतर है और जो भी प्लेयर सिलेक्ट हों उनको पूरा चांस मिले ताकि वो पाकिस्तान के लिए खेल सकें। मुझे थोड़ा कंसर्न ज़रूर है क्योंकि पाकिस्तान की इस टीम ने ऑस्ट्रेलिया में इतनी ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेली हुई एज ए बॉलिंग अटैक और एज ए बैटिंग, जो भी 4-5-6 प्लेयर्स हैं। जी। तो ये एक कंसर्न ज़रूर है पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया में जाके वर्ल्ड T20 खेलना, और अनफॉर्चुनेटली हमारे लॉजिस्टिकली भी कोई ऐसी मैनेजमेंट नहीं हो सकी कि इस टूर से पहले अगर हम लोग 2 या 3 हमने वहाँ पे विज़िट किए होते ऑस्ट्रेलिया में या न्यूजीलैंड में कोई क्रिकेट अच्छी खेली होती। न्यूजीलैंड में तो हम वो खेल रहे हैं ना, ट्राई सीरीज खेल रहे हैं। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट नहीं खेली। न्यूजीलैंड पाकिस्तान बांग्लादेश की ट्राई सीरीज है सर वर्ल्ड कप से पहले, वो एक अरेंजमेंट है हमारे पास वहाँ न्यूजीलैंड के अंदर। जी न्यूजीलैंड में हम ट्राई सीरीज खेलेंगे। देखिए अगर ऐसी चीज़ हुई है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में मोरलेस आपको वनडे क्रिकेट जो वाइट बॉल क्रिकेट है वो एक ही जैसी मिलती है। ठीक है। और अगर ये अरेंजमेंट हुए हैं और पाकिस्तान टीम वहाँ जा रही है तो ये बहुत अच्छा साइन है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि जो वो वाली सीरीज़ खेले उसी के साथ वर्ल्ड कप में जाना चाहिए ताकि उसकी एडजस्टमेंट ऑफ द बाउंस, उसकी कंडीशंस के साथ जो उसकी एडजस्टेबिलिटी है वो हो चुकी हो। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है अगर ये एशिया कप की टीम जो सिलेक्ट हुई है, आई पर्सनली फील कि अगर ये माइंडसेट है तो इट शुड कंटिन्यू फॉर द वर्ल्ड कप ऑल्सो। फिर वर्ल्ड कप में कोई बड़े जो अपने तुक्के चलाने वाले मामला हैं वो ना किए जाए। हफीज़ भाई, हसन अली के साथ आपने बड़ी क्रिकेट खेली, चैंपियंस ट्रॉफी आप लोग साथ जीते, बड़े वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर रहे। अचानक क्या हो गया सर कि वो फॉर्म उनकी डिप हुई और उनका जो डिसीजन है आई थिंक ड्रॉप करने का, पहली मरतबा मुझे ऐसा लगा कि आवाम कहती जी ठीक हो गया कि उनको रेस्ट मिलना चाहिए था, लेकिन दूसरी जगह अगर अब अल्टरनेट देखें तो अभी हमारे पास मोहम्मद वसीम जूनियर हों या नसीम शाह, वो भी इनएक्सपीरियंस हैं, कोई वर्ल्ड क्लास अभी वो बॉलर बने नहीं। तो हसन अली के साथ आप समझते हैं रेस्ट का मामला ठीक है? और बतौर क्रिकेटर आपकी राय क्या होगी उनके लिए, क्योंकि वो अभी बहुत खेल सकते हैं लेकिन अचानक से उनका जो फॉर्म में डिप आना है वो पाकिस्तान के लिए बड़ा नुकसानदेह है। नहीं देखें, हसन इज़ अ वंडरफुल क्रिकेटर, पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी सर्विसेज दे रहा है, बहुत कामयाबी के साथ उसने अपना सीज़न, अपना जो कैरियर स्टार्ट किया और मैं उसको बहुत अर्ली ऐसे जानता हूँ। ही इज़ अ फाइटर, ही वॉन्ट्स टू लर्न। ये सर आपके साथ पेशावर रग्बी लीग शुरू में मुझे लगता है कि एक सर्टन स्टेज आपके कैरियर के अंदर जब आपकी फॉर्म बेहतर नहीं चल रही होती तो आप दिमागी तौर पर थक जाते हैं। इवन दो आपकी बॉडी ठीक है, आपका दिल कर रहा है कि यू विल परफॉर्म, लेकिन आप थक जाते हैं। मुझे लगता है कि मैनेजमेंट की तरफ से थोड़ा सा उसके साथ ये ज्यादती की गई कि उसको कंटिन्यू किया गया बहुत सी जगहों पे जहाँ पे कि उसको रेस्ट दे सकते थे, जहाँ पे उसके दिमाग को उस प्रेशर से बाहर निकाला जा सकता था। लेकिन सिलेक्शन कमेटी ने और टीम मैनेजमेंट ने भी उसको हर एक मैच खिलाने के बारे में सोच लिया, प्लस उसके एक फॉर्म मेंटली तौर पर, ये नहीं कि उसके स्किल्स में कोई फ़र्क पड़ गया, मेंटली तौर पर ही वॉज नॉट रेडी फॉर दैट प्रेशर। तो उसको वो जो गैप मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। कंटिन्यूस क्रिकेट खेलता गया, कंटिन्यूसली उसके ऊपर प्रेशर्स पड़ते गए फेलियर्स के, और उसको खामखा में उसको प्रलॉन्ग किया गया उसके कैरियर को लेके, उसके मैचेस को बार बार खिलाना। मुझे लगता है कि ये एक गलती थी मैनेजमेंट की तरफ से और ये गलती थी इवन हसन, क्योंकि जब आप यंग होते हैं या आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही होती है तो आप इसको नहीं समझ पाते कि मेंटली हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ कि आपका मेंटली जो जोन है वो एक आपको डिस्टर्ब जब हो जाए और आपके ऊपर जब प्रेशर्स आते हैं तो फिर आप चाह भी रहे होते हैं और आपसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही होती। आई थिंक हसन वॉज इन दैट जोन। मुझे लगता है कि ये जो एशिया कप और नीदरलैंड के टूर के ऊपर जिनको रेस्ट करवाया गया है, हसन को इसको पॉजिटिव लेना चाहिए। ही शुड हैव अ ब्रेक मेंटली, फिज़िकली, अपने फैमिली बच्चों के साथ और अपनी मर्ज़ी से कुछ अपने हफ्ते गुजारे और दोबारा अपने आप को जब वो वापस लेके आएगा क्रिकेट के अंदर 2-3-4 वीक के गैप के बाद, ही विल फील मोर कंफर्टेबल, ही विल फील मोर हंग्री टू परफॉर्म वेल।
और आई थिंक ये पहले डिसीजन ले लेना चाहिए था, लेकिन आई फील मेरा ये हसन के लिए होगा कि इस डिसीजन को एक्सेप्ट करे विद हैप्पीनेस और अपने आप को टाइम दे टू हैव अ ब्रेक फ्रॉम द प्रेशर, और फिर अपने आप को जब वो 3-4 वीक के बाद ग्राउंड में लेके आएगा, आई एम श्योर ही विल फील बेटर। हफीज़ भाई, 28 अगस्त को पाकिस्तान इंडिया मैच और वर्ल्ड कप में आप भी टीम में शामिल थे, पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी थी, वो बैरियर टूटा, शुक्र है कि पाकिस्तान भारत से जीता नहीं। अब तो खैर एशिया कप में पाकिस्तान काफ़ी मरतबा जीता हुआ है। समझते हैं कि वहाँ भी बड़े प्रॉब्लम चल रहे हैं, जैसे विराट कोहली की फॉर्म का मसला है, रोहित शर्मा अभी नए नए कप्तान बने हैं। सो ये जो एशिया कप है, क्या पाकिस्तान उस वर्ल्ड कप की जीत के बाद हमें थोड़ा सा साइकोलॉजिकली आपको लगता है फ़ायदा होगा, या आप इवन स्टीवन समझते हैं कि बिल्कुल बराबरी से मैच शुरू होगा? नहीं, देखिए साइकोलॉजिकली तो बहुत ज़्यादा हायर एंड होगा पाकिस्तान का, क्योंकि मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान इंडिया का एशिया कप में मैच होने वाला है वो दुबई में ही होने वाला है। जी जी। तो अगर दुबई में होगा तो आपके पास वो फील और वो तमाम विनिंग मोमेंट्स के जो मज़े हैं वो आपके बॉडी और दिमाग के अंदर मौजूद होते हैं। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को साइकोलॉजिकली तो एज होगा, लेकिन आप इंडिया को कभी अंडर एस्टिमेट ना करें। इंडिया की टीम इस वक्त जो मैं देख रहा हूँ, उन्होंने अपने बेस्ट परफॉर्मर्स को पूरा चांस दे रहे हैं, दे आर प्लेइंग द बेस्ट क्रिकेट। पाकिस्तान और इंडिया के मैच के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज़ टू हैंडल द प्रेशर एंड गिव अ फर्स्ट पंच। जिसका पहला पंच लगता है वो गिरता है। और मैं ये अभी भी एज ए पाकिस्तानी चाहूँगा कि पाकिस्तान अपने उस खुमारी में ना रहे कि हमने इनको जिताया, हमने इनके खिलाफ जीता हुआ है वर्ल्ड कप में दुबई के अंदर और दोबारा से वो मैच हो रहा है। येस, पाकिस्तान के पास वो तमाम इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं जो इंडिया को नॉक डाउन कर सकते हैं, लेकिन इंडिया को आप अंडर एस्टिमेट ना करें। इंडिया इज़ अ वेरी गुड टीम और हमें इंडिया के खिलाफ प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर एनर्जी के साथ खेलना है। और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा मैच होगा और पाकिस्तान के लिए एक विनिंग मोमेंट को बरकरार रखने के लिए जो मेहनत करनी पड़ेगी, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, पुराने एक क्विक ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से वापस आकर कश्मीर प्रीमियर लीग के हवाले और एक वर्ल्ड कप के हवाले से मेरे में सवाल है, हफीज़ भाई से करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुरान रिप्ले में खुशामदीद, हम बात कर रहे हैं इस वक्त एशिया कप के हवाले से। मोहम्मद हफीज़ हमारे साथ मौजूद हैं। हफीज़ भाई, यकीन तौर पर जैसे आपने कहा पाकिस्तान इंडिया मैच के हवाले से, मैं वर्ल्ड T20 के हवाले से बात करूंगा। लोग बड़ा इस हवाले से जो है बात कर रहे हैं कि क्या पाकिस्तान सेमीफाइनलिस्ट टीम में हो सकता है। भारत की बात भी हो रही है, ऑस्ट्रेलिया वहाँ की होस्ट कंट्री है। हफीज़ भाई, आपको क्या लगता है अपने एक्सपीरियंस से, जो ऑस्ट्रेलिया में जब ये मैचेस हो रहे होंगे तो क्या वो पाकिस्तान वाला एडवांटेज जो हमें एशिया कप में या लास्ट वर्ल्ड T20 में यूई में खेल रहे थे, क्या हमें वो एडवांटेज सर रहेगा ये, या हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा? देखें, पहले तो मैं आपको बताऊं कि आपकी तैयारी के जो भी माइंडसेट हैं वो क्लैरिटी के साथ चलने चाहिए। ठीक है। मुझे अभी लगता है, ये मेरा ख्याल है कि ये जो नीदरलैंड के खिलाफ आपके 3 वनडे थे, दैट वाज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू गिव अ चांस टू सम ऑफ द प्लेयर्स जो किसी ना किसी जगह पे इंतज़ार कर रहे हैं। प्लेयर्स लाइक शान मसूद, बेहतरीन परफॉर्मर्स, प्रोडक्ट बनी हुई, हम उसको बिल्कुल नहीं खिला पा रहे और अपने एक माइंडसेट से नहीं खिला पा रहे। अब्दुल्ला शफीक, आई थिंक ही शुड हैव अ गो इन वनडे क्रिकेट, हम उनको नहीं खिला रहे। तो मुझे लगता है कि ये जो हॉलैंड के 3 मैचेस थे, ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी जिसमें हम अपनी लीडरशिप को भी चेंज करते। बाबर कुड हैव अ रेस्ट, क्योंकि बड़ी देर से वो लंबी क्रिकेट खेल रहा है, तीनों फॉर्मेट खेल रहा है, उसको हम एक ब्रेक दे सकते थे ताकि वो फ्रेशली एशिया कप खेलता और आगे जाके सारा वो खेलता। तो ये 3 वनडे हम इस्तेमाल कर सकते थे। अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद, दूसरे जो हमारे इवन जो शाहीन है उनकी तो इंजरी की वजह से हमें रेस्ट देना पड़ा। जैसे हमने हसन को रेस्ट करवाया, तो हम लोग अप्लाई कर सकते थे अपने वो प्लेयर्स जो इस वक्त रेडी हैं लेकिन इंतज़ार कर रहे हैं। हमने वो नहीं किया। शादाब को मुझे लगता है कि दैट वाज अ बेस्ट चांस कि हम उसको लीडरशिप के रोल में देखते कि वो हॉलैंड के खिलाफ अगर अपने आप को लेके जाते तो 3 मैचेस उनके पास एक ग्रूम होने के लिए इनफ गुड चांस होता कि उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती। लेकिन हमने, मुझे लगता है कि हम उसी जगह पे, जैसे 2018 में हम लोगों को जिम्बाब्वे के खिलाफ पूरी फुल टीम जो है वो खेली और उनकी टीम जो थी वो ऐसी थी, वो पाकिस्तान की सी टीम भी जाए तो वो जीत जाए, लेकिन हम उसमें भी डरे हुए थे, उसमें भी हमने अपनी फुल फ्लेज टीम भेजी और उसका कुछ गेन नहीं हो सका। तो मुझे लगता है कि हमें कहीं ना कहीं इसको सीखने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल में ये एक अपॉर्चुनिटी थी जो ज़ाया की गई। अभी भी एशिया कप के हवाले से, क्योंकि ये T20 फॉर्मेट में हो रहा है, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि यहाँ से जब पाकिस्तान टीम अपनी T20 कैंपेन शुरू करेगी तो ये कंटिन्यू करेगा वर्ल्ड कप तक। यहाँ से अगर आपने जैसे मुझे बोला कि इसके बाद फिर हमारी सीरीज़ आएंगी, हम लोगों ने अगर एक सीरीज़ अरेंज की हुई है न्यूजीलैंड में,
जाके खेलना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। फिर वर्ल्ड कप। देखिए इंडिया के मैच को ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाकिस्तान के जीतने के लिए मुझे थोड़ी सी कमी इसलिए नज़र आ रही है कि ऑस्ट्रेलिया की ये वाली जो ऑस्ट्रेलियन कंडीशन है, वहाँ पे इंडिया की टीम ने रिसेंटली 2 सालों में 2-3 टूर्स किए हैं और उनके इन्हीं प्लेयरों ने बहुत अच्छा और बड़ा परफॉर्म किया। तो मुझे लगता है कि अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाऊं तो ऑस्ट्रेलिया में जब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेगा, द ओनली थिंग जहां पे मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को मुश्किल होगी वो ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस के अंदर परफॉर्म करने की होगी, क्योंकि इंडिया के प्लेयर्स वहाँ पे काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दे चुके हुए हैं रिसेंट पास में और यही प्लेयर खेल रहे हैं। हमारी टीम ऑस्ट्रेलिया में जाके अभी इतनी ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेलेगी, तो ये एक एज होगा इंडिया के पास ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाकिस्तान के साथ T20 वर्ल्ड कप का मैच खेलने में। ठीक है हफीज़ भाई, आखिर में चूँकि जाहिर बात है विराट कोहली की बहुत बात होती है, बहुत बड़े प्लेयर हैं, लेकिन ऑब्वियसली एशिया कप के हवाले से पता नहीं उनकी टीम में सिलेक्शन होगी नहीं होगी। पाकिस्तान के हवाले से अगर हम सोचें कि क्या अगर वो होंगे तो क्या नफसियाती हमें जो है वो फ़ायदा या नुकसान हो सकता है। बहुत लंबी आउट ऑफ फॉर्म होगी सर उनकी भी, और बाबर ने ट्वीट भी किया था दिस शेल टू पास और उनकी हौसला अफजाई की थी। लेकिन आप ही क्या ख्याल है, विराट कोहली फॉर्म में सर वापस आ सकेंगे? आपने भी इन हालात से आप नबरत आजमा रहे हैं। देखें विराट कोहली वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट जो पिछले 10 साल में जिसने क्रिकेट के अंदर इमर्ज किया और क्रिकेट में एंटरटेन किया। मुझे लगता है कि ही इज़ ऑल्सो फेसिंग द सेम प्रॉब्लम कि उनके जो मेंटल स्टेज है वो टेकिंग टू मच प्रेशर एवरी डे इन द लास्ट मैनी ईयर्स, उनको ब्रेक चाहिए था। और आई थिंक दिस डिसीजन के जिसमें उनको कुछ सीरीज़ के लिए या कुछ मैचेस के लिए जो उनको रेस्ट करवाया गया, उनको ब्रेक दी गई, आई थिंक दैट वाज द बेस्ट डिसीजन फॉर हिम। और मुझे लगता है कि विराट कोहली एज ए प्लेयर वो एक इम्पैक्ट प्लेयर हैं। जब तक उनका इम्पैक्ट ख़त्म हो जाएगा, जो पिछले 2-3 साल में हमने देखा 2 साल में कि उनके खेलने का इम्पैक्ट ख़त्म होता गया। इवन पाकिस्तान के खिलाफ जब वर्ल्ड कप में उन्होंने 50 किया, दैट वाज टू मी, जो मैंने विराट को खेलते हुए देखा हुआ है, दैट वाज इम्पैक्टलेस। तो मैं चाहता हूँ कि विराट या कोई भी प्लेयर जब भी पाकिस्तान के बाबर आजम है, ही इज़ इम्पैक्ट प्लेयर, तो जब तक इम्पैक्ट ना डाले कोई भी प्लेयर, उसके खेलने का कोई जवाब पैदा नहीं होता। तो आई थिंक कि विराट के लिए या किसी भी ऐसे बड़े प्लेयर के लिए ये ब्रेक रिक्वायर्ड होती है। एंड आई थिंक इंडिया क्रिकेट बोर्ड या उनके मैनेजमेंट ने बिल्कुल सही फैसला लिया उनके लिए, और उनको जब वो लेके आएंगे आई थिंक ही विल बी रेडी फॉर द हाईएस्ट स्टेज, और उनको जो ब्रेक मिलेगी दैट विल हेल्प हिम टू कम बैक एंड स्टे एज इम्पैक्टफुल जो वो अपने पूरे कैरियर में रहे हैं। लेकिन अभी तक अगर आप रिसेंटली देखें तो उनकी तमाम इनिंग्सें इम्पैक्ट नहीं डाल सकें, कभी वो मैच विनिंग जोन की तरफ उनकी इनिंग्स जो है वो नहीं खेलेगी। और हालांकि हमने जो विराट को देखा पिछले 10 साल में, वो जहाँ पे भी खेले वो इम्पैक्ट डालते हैं और मैच जितवाते हैं। तो लेट्स सी ये उनके लिए वर्कआउट करे, बट आई एम विशिंग पाकिस्तान ऑल द बेस्ट कि वो एशिया कप में भी अच्छा खेले और जो वर्ल्ड कप है उसके लिए भी खेले। कंसर्न्स हैं एंड आई वांट एज ए पाकिस्तानी कि उसको एड्रेस किया जाए और उसके लिए सही एक क्लैरिटी के साथ जो है वो मूव फॉरवर्ड प्लान जो है वो सेट किया जाए। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद हफीज़ साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत तफसीली बात हुई कश्मीर प्रीमियर लीग। मुजफ्फराबाद टाइगर से कप्तान है, मिसबाहुल हक ने ज्वाइन किया है बतौर हेड कोच, जिसके साथ साथ पाकिस्तान टीम जो कि ऐलान हुआ था तो उसके हवाले से भी हमने मोहम्मद हफीज़ साहब की जो है वो तस्दीक हासिल किया कि क्या पाकिस्तान टीम के लिए मुस्तकबिल में बेहतर हो सकता है। पुराना रिप्ले आज देखने का शुक्रिया। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।